बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द RH ब्लड टाइप्स। इससे पहले हमने OA ब्लड टाइप को डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे RH ब्लड टाइप्स के बारे में। कुछ डिफरेंसेस हैं OA ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड टाइप्स के अंदर। अलॉन्ग विद द OA ब्लड टाइप सिस्टम द RH ब्लड टाइप सिस्टम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त आप एक सिस्टम है OAB सिस्टम, उसको आप कंसिडर करते हैं। दूसरा सिस्टम है RH ब्लड टाइप्स, इसको भी आप कंसिडर करते हैं। कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं इनके अंदर। जो OA सिस्टम होता है ना, द प्लाज्मा एग्लूटिनिन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस डेवलप स्पॉन्टेनियसली। इसके अंदर ये होता है कि जो एंटीबॉडीज़ का जो एक्सपोजर है वो स्पॉन्टेनियस होता है OA ब्लड टाइप के अंदर। इन दी OA ब्लड सिस्टम सो द प्लाज्मा एंटीबॉडीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस क्या हो सकता है? कोई हीमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है, लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स हो सकती है। एंटीबॉडीज़ का उसमें रोल होता है ना, क्योंकि एंटीबॉडीज़ क्या कराएंगी? एक्टिवेशन कराएंगी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स रिलीज़ करेगा, जो कि अल्टीमेटली रेड ब्लड सेल्स की सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देगा। इन दी OA ब्लड सिस्टम के अंदर द प्लाज्मा एग्लूटिनिन्स और द एंटीबॉडीज़ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस डेवलप स्पॉन्टेनियसली, बट इन द RH सिस्टम के अंदर स्पॉन्टेनियस एग्लूटिनिन्स ऑलमोस्ट नेवर अकर। इसका मतलब ये हुआ कि जो RH ब्लड टाइप है इसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स डिलेड ट्रांसफ्यूजन वाला होता है, यानी कि डिलेड ट्रांसफ्यूजन वाला इसके अंदर मैकेनिज़्म होता है एज़ कम्पेयर टू OAB। इसको हम फर्दर भी स्टडी करेंगे तो कंसेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। Instead the person must first be massively exposed to an RH antigen, such as by transfusion of the blood containing the RH antigen before enough antibodies to cause a significant transfusion reaction will develop. Basic difference हमें पता होना चाहिए कि जो OAB सिस्टम है बेसिकली इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग transfusion reactions they develop spontaneously, but in the case of the RH system the spontaneous agglutination almost never occur. इसके अलावा RH एंटीजेंस जो हैं दे मे बी RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव पीपल हो सकते हैं। देयर मे बी RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव पीपल डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द RH फैक्टर। तो हमारे पास टोटली 6 इंपॉर्टेंट RH फैक्टर्स हैं, RH एंटीजेंस हैं बेसिकली, जिनको हम RH फैक्टर्स का नाम देते हैं। और इन टाइप्स को हम क्लासीफाई करते हैं CDE एंड CDE के अंदर, और यानी कि कैपिटल भी और स्मॉल भी। तो ये इनकी इस तरह से क्लासिफिकेशन होती है और इनको हम नाम देते हैं क्योंकि ये हमारे पास RH फैक्टर्स हैं। अ पर्सन हु हैज़ अ कैपिटल C एंटीजन डज नॉट हैज़ द स्मॉल d एंटीजन, बट द पर्सन मिसिंग द कैपिटल C एंटीजन ऑलवेज हैज़ द स्मॉल c एंटीजन। यानी अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कैपिटल C है तो उसके अंदर स्मॉल c एंटीजन नहीं होगा, और अगर किसी के अंदर स्मॉल है तो उसके अंदर कैपिटल नहीं होगा। द सेम इज़ ट्रू फॉर द, अगर आप, क्योंकि CDE है ना, 3 कैपिटल हैं और 3 स्मॉल हैं। Also, because of the manner of the inheritance of these factors, each person has only one of the 3 pairs of the antigens. टोटल हमारे पास 6 एंटीजेंस थे जिनको हमने नाम दिया था RH फैक्टर्स का, लेकिन एट अ टाइम एक पर्सन के अंदर जस्ट 1 पेयर होता है इन 3 पेयर्स में से, यानी कि वो कैपिटल D और स्मॉल d की कॉम्बिनेशन हो सकती है। ठीक है, CDE कैपिटल B और स्मॉल b। बिकॉज ऑफ द मैनर ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ दीज फैक्टर्स ईच पर्सन हैज़ वन ऑफ each of the 3 pairs of antigens. Type D antigen is widely prevalent in the population and considerably more antigenic than the others RH antigens. टोटल हमने 6 एंटीजेंस पढ़े हैं जिनको हमने RH फैक्टर्स का नाम दिया। इनमें से जो टाइप D है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइप D एंटीजन किसी के अंदर है तो उसको हम RH पॉजिटिव का नाम देते हैं, अगर किसी के अंदर नहीं है तो उसको हम RH नेगेटिव का नाम देते हैं। उसकी प्रेजेंस की बेस पे, यानी अगर वो है तो RH पॉजिटिव, अगर नहीं है तो RH नेगेटिव। However, it must be noted that even in the RH negative people, some of the other RH antigens can still cause transfusion reactions. वो कह रहे हैं कि at times ऐसे होता है कि RH negative people के अंदर जो एंटीजन D है वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दूसरे एंटीजेंस होते हैं RH एंटीजेंस, वो मौजूद हो सकते हैं और वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस करा सकते हैं। ऑल्दो दी रिएक्शंस आर यूजुअली मच माइल्डर, तो आप उनको ओवरकम कर सकते हैं। About 80% of all the white people are RH positive and 15% RH negative. American blacks के अंदर परसेंटेज ऑफ RH पॉजिटिव 95% है और अफ्रीकन ब्लैक्स में 100% है। तो यानी वो RH पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर टाइप D एंटीजन ऑफ दी एंटीजन फैक्टर्स या RH फैक्टर्स जो हैं वो
मौजूद हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द टाइप डी एंटीजन आप आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव कैटेगराइज करते हैं। सो कुछ आर एच इम्यून रिस्पॉन्स है जिसमें सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ द एंटी आर एच एंटीबॉडीज़। So when red blood cells containing the RH factor are injected into a person whose blood does not contain the RH factor, अगर आपने ट्रांसफ्यूजन दी है एक ब्लड ह्यूमन से एक ब्लड लिया ब्लड और उसको जो है वो रेसिपिएंट के अंदर इंजेक्ट किया, तो अगर आर एच फैक्टर उसके अंदर व्हेन रेड ब्लड सेल्स कंटेनिंग आर एच फैक्टर यानी उस वो आर एच पॉजिटिव है, आपने आर एच पॉजिटिव की ट्रांसफ्यूजन करनी है आर एच नेगेटिव के अंदर। सो व्हेन रेड ब्लड सेल्स कंटेनिंग द आर एच फैक्टर आर इंजेक्टेड इनटू अ पर्सन हु ब्लड डज नॉट कंटेन द आर एच नेगेटिव पर्सन, ठीक है, अब उसके अंदर आर एच फैक्टर है ही नहीं, सो दैट इज़ इनटू एन आर एच नेगेटिव पर्सन एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ डिवेलप स्लोली, क्योंकि जो आर एच नेगेटिव है उसका एक्सपोजर कभी हुआ ही नहीं है आर एच फैक्टर्स के साथ, तो उसके अंदर किसी भी तरह की एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन नहीं हुई। लेकिन जब आप उसके अंदर आर एच पॉजिटिव फैक्टर वाला जो है वो एंटीजन इंजेक्ट करेंगे तो एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगी और एक मैक्सिमम लेवल अचीव होगा within 4 months या within 2 to 4 months. So this immune response occurs to a much greater extent in some people than in others. With multiple exposures to the RH factor, an RH negative person eventually becomes strongly sensitized to the RH factor. जाहिर है अब उसके एक्सपोजर हो गया, RH नेगेटिव के अंदर एंटीजन डी था ही नहीं, लेकिन जब RH पॉजिटिव वाली ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी तो जाहिर है एंटीजन डी उसके अंदर आया, जिसकी वजह से उसका एक्सपोजर हुआ और उसने विद द पैसेज ऑफ टाइम एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट की। Then we have to discuss about the characteristics of the RH transfusion reactions. If an RH negative person has never before been exposed to the RH positive blood, तो उसका एक्सपोजर कभी हुआ ही नहीं है, उस तो जाहिर है उसके अंदर किसी भी तरह के एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस ही नहीं होंगी, क्योंकि आर एच नेगेटिव पर्सन का कभी एक्सपोजर ही नहीं हुआ कि वो आर एच पॉजिटिव ब्लड यानी आर एच पॉजिटिव के अंदर आर एच फैक्टर या जो एंटीजन डी है वो था। जब उसका एक्सपोजर ही नहीं हुआ आर एच नेगेटिव पर्सन का, तो उसके अंदर किसी भी तरह की जो प्रोडक्शन है वो एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ की नहीं होगी। सो द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द आर एच पॉजिटिव ब्लड इनटू दैट पर्सन विल लाइकली कॉज नो इमीडिएट रिएक्शन। जाहिर है इमीडिएट रिएक्शन होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो आर एच नेगेटिव पर्सन है उसको कभी एक्सपोजर नहीं हुआ, उसका फर्स्ट टाइम एक्सपोजर है टू द आर एच पॉजिटिव ब्लड। हाउ एवर द एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ कैन डिवेलप इन सफिशिएंट क्वान्टिटीज़ ड्यूरिंग द next 2 to 4 weeks to cause the agglutination of the transfused cells that are still circulating in the blood. तो ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हमने इसका और जब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का कंपैरिजन किया था तो इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट यही डिस्कस किया था कि इनका जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जो हमारे पास आर एच इम्यून रिस्पॉन्स है ना वो टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डिलेड ट्रांसफ्यूजन्स, ठीक है। क्योंकि जो आर एच नेगेटिव है उसका जब कभी एक्सपोजर ही नहीं हुआ आर एच पॉजिटिव के लिए, तो उसके अंदर वो एंटीजन ही नहीं गया, जो आर एच फैक्टर एंटीजन था वो गया ही नहीं है, जिसकी वजह से एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं हुई। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा जिसमें डिलेड ट्रांसफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है एंड 2 to 6 वीक्स आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द एग्लूटिनेशन ऑफ द ट्रांसफ्यूज्ड सेल्स। तो एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी बट उनकी जो प्रोडक्शन है वो स्लो रेट की होगी। सो दीज सेल्स आर देन हीमोलाइज्ड बाय द टिश्यू मैक्रोफेजेस। वही मैकेनिज्म्स के जो टिश्यू मैक्रोफेजेस होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देंगे, इसको हम कहते हैं लाइसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और एक ये डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है लेकिन एक डिलेड है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये माइल्ड होता है, इसकी जो है हम कह सकते हैं कि ये इतना विरुलेंट नहीं होता, इतना हार्श नहीं होता। सो अपॉन सब्सिक्वेंट ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ द आर एच पॉजिटिव ब्लड, अगर आप यानी थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आर एच पॉजिटिव की ट्रांसफ्यूजन्स दे रहे हैं इनटू द सेम पर्सन, उसी पर्सन के अंदर जो कि आर एच नेगेटिव था, हु इज़ नाउ ऑलरेडी बीन इम्यूनिटाइज्ड अगेंस्ट द आर एच फैक्टर, क्योंकि उसने क्या प्रोड्यूस करनी है, एंटीबॉडीज़। कौन सी, एंटी आर एच एंटीबॉडीज़। तो अब उसकी इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट हो गई है, क्योंकि उसका एक्सपोजर हो गया था कुछ टाइम पहले आर एच पॉजिटिव से, तो अब उसके अंदर एंटीबॉडीज़ की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। सो द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज़ ग्रेटली इन्हांस्ड एंड कैन बी इमीडिएट। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो इन्हेंस कर जाएगा और इमीडिएट हो सकता है एंड एज सर्व एज अ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कास्ड बाय द मिस मैच टाइप ए और द ब्लीड टाइप बी ब्लड टाइप, ठीक है। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि जैसे अगर आप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर हम क्या कहते थे, अगर आप गलत ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं इमीडिएटली हीमोलाइसिस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन डिलेड किसके अंदर होगी, आर एच इम्यून रिस्पॉन्स। क्योंकि जब आप एक दफ़ा आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी आर एच नेगेटिव को आर एच पॉजिटिव की, आर एच फैक्टर उसके अंदर चला गया, एंटीजन चला गया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन होगी एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ की। विद द पैसेज ऑफ टाइम एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होंगे।